हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी इनमो के लिए। तो आज मैं जैसे आप देख सकते हैं गेम थ्योरी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस देखने वाले हम आज। और यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है गेम थ्योरी का, आज मैं आपको कई कुछ क्वेश्चंस ऐसे कराऊंगा जो जनरली आपको आइडिया देंगे हमें कैसे सोचना चाहिए। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं कुछ, है ना। तो सबसे पहले आइए देखते हैं गेम थ्योरी में क्या होता है या किस तरह की बात करते हैं हमें लोग, जनरली किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं कॉम्बिनेटरियल गेम्स में। जब हम बात करते हैं कॉम्बिनेटरियल गेम्स की, तो जनरली ये दो प्लेयर्स के बारे में बात हो रही होती है कि दो लोग गेम खेल रहे हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस उस क्वेश्चन में मेंशन कर दिए जाते हैं। कोई ना कोई स्टार्ट करता है फर्स्ट चांस में, सेकंड की चांस आती है, ऐसे खेलते रहते हैं। तो आपसे पूछता है कि भाई फाइनली कौन जीतेगा अंडर द गिवन कंडीशन, है ना। यही इस तरह की बात होती है इसमें। तो यहाँ पे मेंशन भी है, इट इन्वॉल्व्स टू प्लेयर्स इन द गेम प्रॉब्लम्स, अ गेम इज डिस्क्राइब्ड एंड वी आर आस्क्ड टू हैव अ विनिंग स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन ये आता है कि भाई कौन जीतेगा अगर दो प्लेयर ए और बी गेम आपस में प्ले कर रहे हैं। तो हमें एक विनिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बात करनी होती है। भाई अगर हम लिख लिख के देखेंगे तो ठीक है, शुरू के दो चार स्टेप तो हम देख सकते हैं, लेकिन अगर मैं कह दूं भैया 100 चालें चलनी है, या आपको लग रहा है कि भाई बहुत लंबा गेम जाएगा या बहुत सारे स्टेप्स चलने पड़ेंगे, तो फिर वो बहुत टीडियस हो जाता है ट्री डायग्राम बनाना, कि आप ट्री बनाए फिर सोचें एक एक स्टेप। तो दैट इज नॉट एन इंटेलिजेंट अप्रोच। तो जनरली हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन कुछ ना कुछ मेंशन कर दी जाती है, कुछ मूव्स अलाउड कर दिए जाते हैं, और फिर फाइनल और जो भी विनिंग सिचुएशन है हमें वो पता रहती है। अब जो जो स्ट्रैटेजीज जनरली हम जो यूज करेंगे इस तरह के प्रॉब्लम्स में, गेम्स के बारे में जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे, तो जनरली हम क्या करते हैं जब हमें किसी को जिताना है, अगर हम भी कोई मैच खेल रहे हैं तो हम क्या सोचते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चेस की बात करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि भाई ओपोनेंट वाला क्या मूव करेगा। तो हमें यहाँ पर भी ये सोच के चलना पड़ता है कि ओपोजिशन में जो है वो किस तरह के मूव्स कर सकता है। हमें सारी पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर गेम को अपने आगे बढ़ाना होता है, ठीक है। तो दैट इज द विनिंग स्ट्रैटेजी। हमें देखना होता है कि किस तरीके से जीता जा सकता है। तो जनरली सम ऑफ द टेक्निक्स जो हम आज यूज करेंगे अपने प्रॉब्लम्स में, वन ऑफ देम विल बी सिमेट्री, कलरिंग एंड इनवेरिएंस। इनवेरिएंट्स में आपको पहले पढ़ा चुका हूं, कलरिंग भी पढ़ा चुका हूं, लेकिन इन दोनों का मिक्स करके भी यहां पर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पैरिटी का यूज भी, जैसे आपने पैरिटी देखा था, ऑड इवन इनवेरिएंट्स में भी शायद आया था कहीं क्वेश्चन। पोजिशनल एनालिसिस या कुछ और बातें जैसे कॉन्करेंस वगैरह भी यूज हो जाता है। तो कुछ अलग अलग टाइप की बातें लगती हैं क्वेश्चन में, तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा कवर करूं आज मैं, है ना। कुछ एलिमेंट्री बातें भी करेंगे इन सवालों में। तो जैसे ये पहला सवाल है, अगर हम इसको पढ़ें, मेरी एडवाइस वही है कि पहले आप एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद खुद सोचेंगे। मेरे क्वेश्चन का सोल्यूशन तभी देखना जब आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है। 15-20 मिनट 25 मिनट आराम से पहले सोचना कि हो क्या रहा है। एक बार सोचोगे तो समझ में आएगा कि भैया क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और फिर दो चार स्टेप लिखोगे तो क्लियर होना शुरू होगा। कह रहा है ए और बी दो लोग हैं, गेम खेलते हैं आपस में, जो रूल्स है वो क्या है। देखो मैंने कहा था ना कुछ रूल्स मेंशन करेगा। तो पहला ए बोलता है 1 2 3, तो ए सेज 1 2 और 3, तीनों में से कोई एक नंबर बोल सकता है वो। देन बी कैन ऐड 1 2 और 3 टू द नंबर द फर्स्ट प्लेयर सेट। मतलब अगर ए ने 1 बोला तो बी 2 भी बोल सकता है, एक ऐड करके 3 भी बोल सकता है, 4 भी बोल सकता है। मतलब बी वाला उसमें नंबर में एक भी जोड़ सकता है, 2 भी और 3 भी। द गेम कंटिन्यूज विद द प्लेयर प्लेइंग ऑल्टरनेटली। ऑल्टरनेटली चांस आती है, जब एक ने चांस चल दी फिर दूसरा बोलेगा, फिर पहले वाला बोलेगा, फिर दूसरा बोलेगा, ऐसे खेलते जा रहे हैं। इन ईच टर्न एडिंग 1 और 2, 1 2 और 3 टू द प्रीवियस नंबर। जो भी प्रीवियस नंबर आएगा, जैसे ए ने बोला 1, बी ने बोल दिया 3, तो अब ए क्या बोल सकता है, 4 5 6 में से कुछ भी बोल सकता है। तो वो अगला नंबर बोलेगा, जैसे इसने एग्जांपल दिया भी है, ए सेज 2, बी सेज 5, देन ए कैन से 6 7 या 8 में से भी कुछ बोल सकता था। जस्ट एक एग्जांपल दिया इसने। द प्लेयर हु सेज 100 विंस। अब इसने हमें फाइनल पोजीशन बता दी कि हमें 100 पर पहुंचना है। अगर मैंने 100 बता दिया, या जो भी फाइनली 100 बोलेगा वो जीता हुआ कहलाएगा। तो भाई अब ये कैसे करें, कौन फाइनली 100 बोलेगा। क्या कोई भी हो सकता है, एक तो ये है कि कोई भी हो सकता है, अभी ए भी जी सकता है, बी भी जी सकता है, मतलब
श्योरिटी नहीं है, या कोई हम श्योरली बता पाए कि ए ही जीतेगा या बी ही जीतेगा। तो अब आप कैसे सोचें, क्योंकि अगर मैं लिख लिख के अगर देखने लग गया, एक थोड़ा सा आपको अगर आइडिया दूं मैं, जैसे इसने एग्जांपल भी दिया से ए फिर यहां बी। ए ने मान लीजिए शुरुआत में जैसे इसने कहा 2 बोला, हम कुछ और ले लेते हैं, मान लीजिए इसने 3 बोला, तो बी अब 1 या 2 या 3 कुछ भी ऐड कर सकता है, बी 4 भी बोल सकता है या 5 भी या 6 भी। तो फिर एक ही चांस आएगी, मान लीजिए बी ने 4 बोला तो ए क्या बोल सकता है, इस 4 में 1 2 3 कुछ भी ऐड करके बोल सकता है, से 2 ऐड कर दिया 6 बोल दिया। तो बी क्या करेगा, अब 1 2 3 कुछ भी जोड़ सकता है। तो अगर मैं ऐसे रेंडमली जोड़ने लग जाऊं तो इस तरीके से सोचना मेरे लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा कि मैं 100 बुलवाना है मेरे को फाइनली किसी एक से। क्या करें, अगर हम उल्टा सोचें, 100 जिसका भी आएगा, चलो थोड़ा रिवर्स करते हैं, हमें 100 आया होगा तो 100 से पहले क्या आया होगा, किसी ने 97 आया होगा या 98 आया होगा या 99 आया होगा। क्योंकि आपको पता है दूसरे वाले कैंडिडेट के पास 3 तरीके हैं इस नंबर को बोलने के, या तो 97 बोलेगा तो 3 ऐड कर देगा, 98 आया होगा तो 2 ऐड कर देगा, 99 आया होगा तो 1 ऐड कर देगा। तो इससे पहले अब जो बंदा रहा होगा उसके लिए क्या बेनिफिशियल है, मेरे को ये सोच के बता सकते हो? अगर आपने ये बात पकड़ ली तो ये क्वेश्चन खत्म है तुरंत, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा एनालाइज करना है। अब अगर मैं ऐसे सोचने लग जाऊं कि भाई ये 97 कैसे आया होगा, 97 आने के 3 तरीके हैं। अगर मैं एक एक के बारे में सोचने लगूं, हो सकता है 94 आया हो सकता है 95 आया हो सकता है 96 आया हो, क्योंकि 1 2 3 जोड़ना है। इसी तरीके से अगर 98 है तो 98 आने के लिए क्या क्या तरीके हैं, 95 है, 96 है, 97 है। और 99 कैसे आया होगा, 99 आने के लिए भी 3 तरीके हैं, या तो 96 रहा होगा या 97 या 98, क्योंकि 1 2 3 कुछ भी जोड़ा होगा प्रीवियस बंदे ने। तो अगर तुम नोटिस करो इन तीनों में ही एक नंबर ऐसा आ रहा है 96 जो तीनों कंडीशंस के लिए वैलिड हो रहा है। मतलब अगर ये 96 हो तो मैं 97 98 99 तीनों नंबर बोल सकता हूं, और 96 तीनों कंडीशंस के लिए चाहे कैसा भी हो, ये वाला केस हो या ये वाला केस हो या ये केस हो, 96 तीनों में आ रहा है। और ये लॉजिकली हमें समझ में भी आ रहा है। मतलब मुझे 100 लाना है तो 100 क्या है बेटा, 4 का मल्टीपल है, और 96 भी 4 का मल्टीपल है। यानी कि जो सेकंड प्लेयर है, जो फर्स्ट नंबर वाला प्लेयर बोल देगा, उसके बाद जो सेकंड प्लेयर है मतलब बी, वो अगर 4 के मल्टीपल नंबर्स बोले तो श्योरली वो 100 जरूर बोलेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर सेकंड प्लेयर बी ने 4 का मल्टीपल बोल दिया तो फर्स्ट प्लेयर के पास चांस नहीं बचेगा कि वो 4 का मल्टीपल बोले, और यही विनिंग स्ट्रैटेजी भी है। गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास जो नंबर है, अगर प्लेयर ए कोई भी नंबर बोल रहा है, प्लेयर ए किस तरह का नंबर बोल रहा है, 4k+1 वाला नंबर बोलेगा, या 4k+2 या 4k+3। तो हर सिचुएशन में बी जो है वो किस तरह का नंबर बोल सकता है, 4k+4 जैसा नंबर बोल सकता है, या 4k भी लिख सकते हो, एक ही बात है। क्योंकि इसमें 3 ऐड करोगे तो ये इस टाइप का नंबर बन जाएगा, इसमें 2 जोड़ोगे तो भी बन जाएगा, इसमें 1 जोड़ोगे तो भी बन जाएगा। दैट मीन्स इट इज श्योर दैट द प्लेयर बी विल विन एंड ही हैज अ विनिंग स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो उम्मीद है कुछ लॉजिक समझ में आया होगा। तो क्या लिखेंगे हम, the player B will always win because the player A will always speak the number of type these. Either he will say 4k+1 type number or 4k+2 or 4k+3, where k is a natural number, say whole number here, because मुझे 100 बुलवाना और 1 से शुरू करना है तो k को होल नंबर ले लेंगे। So B can speak the number of type 4k+4 always, and hence he can reach to 100. तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या है, पोजीशनल एनालिसिस का है। हमें पोजीशन देखनी है कि किस पोजीशन पे 100 आ जाए, तो ये पोजीशन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देख सकते हो सॉल्यूशन अगर आपको लिखना हो तो ये इस तरीके से, अगर हमें मार्क्स की टर्म्स में प्रेजेंट करना है तो यू कैन राइट लाइक दिस। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने बी को 4k+4 बोला, इसने 4k ले लिया, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो A will always speak about a number of this type, so B will say 4k+4.
राइट? सो बी विल ऑलवेज विन। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था पोजिशनल एनालिसिस का। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन वही ये थॉट प्रोसेस आना चाहिए। तो इससे इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि हमें सोचना कैसे है जब पोजीशन की बात आ रही है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं भाई, क्या कह रहा है, लेट्स सी दैट। कह रहा है ए और बी दो लोग हैं फिर से, ईच गेट एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइन्स। ओके, बहुत सारे कॉइन्स है दोनों के पास। ए एंड बी टेक्स टर्न प्लेसिंग द कॉइन्स ऑन अ फाइनाइट स्क्वायर टेबल। एक स्क्वायर टेबल है जिसका साइज जो है वो क्या है, फाइनाइट है, मतलब फिक्स है। इन सच अ वे दैट नो टू कॉइन्स ओवरलैप एंड ईच कॉइन इज कंप्लीटली ऑन द टेबल। सभी कॉइन्स हमें टेबल पे ही आने चाहिए कंप्लीटली, राइट? कोई भी ओवरलैप नहीं करना चाहिए और कोई भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये भी लिखा है, पूरा का पूरा टेबल पे ही आना चाहिए। द पर्सन हु कैन नॉट लीगली प्लेस अ कॉइन लॉसेस, मतलब हार वो जाएगा आखिरी में जब एंड में एक सिचुएशन आएगी कि हम कॉइन टेबल पे ना रख पाए। जैसे एक टेबल है, हमने कॉइन रखना शुरू करा, एक ने चला, फिर दूसरे ने, फिर पहले ने, फिर दूसरे ने, ऐसे कॉइन्स रखते जा रहे हैं। तो एक स्टेज आएगा कि पूरी की पूरी टेबल ऑक्यूपाई हो जाएगी, राइट? तो हमें वो कह रहा है वो केस जब होगा तो वो लूजिंग कंडीशन होगी। एज्यूमिंग एटलीस्ट वन कॉइन कैन फिट ऑन द टेबल, एटलीस्ट वन कॉइन कैन फिट ऑन द टेबल, प्रूव दैट। अच्छा, इसने आंसर भी दे दिया। यहां पे मैं आपसे प्रूव करा रहा हूं कि ए के पास विनिंग स्ट्रैटेजी होगी ही होगी। ओके, तो भाई कैसे सोचे? अगर मेरे पास कोई स्क्वायर टेबल है, तो ये मान लीजिए एक स्क्वायर सरफेस है, मैंने रेक्टेंगुलर बना दिया, थोड़ा सा स्क्वायर एक शेप ले लेते हैं, ठीक है भाई। मान लीजिए इस तरह का कुछ स्क्वायर टेबल है। तो अब हमें ए को जिताना है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है, हु विल विन इफ वी स्टार्ट विद ए एंड बी टेक्स टर्न, ठीक है ना? ओके, कह देगा कि ए स्टार्ट कर रहा है गेम में। तो भाई अगर ए स्टार्ट कर रहा है, ए एंड बी टेक टर्न्स प्लेसिंग, तो ए ने स्टार्ट किया, तो अब ये मेरे पास स्क्वायर है पूरा का पूरा टेबल। बहुत सारे कॉइन्स है, मुझे कॉइन्स की कमी नहीं है, बहुत सारे कॉइन्स है मेरे पास। जिताना मेरे को ए को है, वो क्या करे, कैसे जीते? वो कॉइन को कॉर्नर पे रखे, करना शुरू करे, क्या करे? तो कैसे जीत सकता है भाई ये? कुछ अगर मैं आपसे पूछूं, जरा सोचो, है ना? पॉज करो, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले खुद अपने दिमाग पे जोर डालो। हाउ शुड वी अप्रोच टू दिस क्वेश्चन? क्योंकि पिछला क्वेश्चन तो चलो भाई 100 नंबर दे रखा था, सोच लिया था। अब यहाँ पे स्क्वायर टेबल है, मुझे इसके डायमेंशन नहीं पता है, कम से कम एक कॉइन जरूर आएगा इस स्क्वायर टेबल पे, और तब तक खेलना है जब तक टेबल भर ना जाए कंप्लीटली। तो अगर ए को जिताना है तो वो क्या करेगा भाई? यहां पर पूरा का पूरा सरफेस है, तो अगर हम लॉजिकली सोचे, ये जो सेंटर है इसके अबाउट सारी चीजें सिमेट्रिक है, कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा ना इस टेबल का, उसके अबाउट पूरा का पूरा सिमेट्रिक होगा। तो अगर ए अपना पहला कॉइन यहां रख दे सेंटर पे, तो उसके अबाउट जितनी भी चीजें हैं, इधर हो, वर्टिकली हो, हॉरिजॉन्टली हो, कैसा भी हो, सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। ये बात समझ में आती है? क्योंकि अगर मैं यहां कोई चीज रख दूंगा तो उसका ऑपोजिट या इसके अबाउट मिरर इमेज बात करूं या सिमेट्री बात करूं तो वो इधर हो जाएगा। यहां पे रखूंगा तो उसका मिरर इमेज यहां हो जाएगा, यहां रखूंगा तो यहां हो जाएगा, एंड सो ऑन। दैट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूं कि ए शुड प्लेस हिज कॉइन फर्स्ट ऑफ ऑल एट द सेंटर ऑफ द टेबल। अगर ए ने ऐसा कर दिया तो बी मान लीजिए अपना कॉइन कहीं पे भी रखता है, मान लीजिए बी ने अपना कॉइन यहां रखा, ठीक है? तो उस केस में ए क्या करेगा? ए करेगा इसके अबाउट, सेंटर के अबाउट इसकी मिरर इमेज ले लेगा और कॉइन को यहां रख देगा। तो जैसे जैसे बी अपनी चांस चलता जाएगा, ए उसके कॉरस्पॉन्डिंग सिमेट्रिकली अपना कॉइन रखता चला जाएगा, और एट द एंड सिचुएशन आएगी कि पूरी की पूरी टेबल भर जाएगी, बी कोई भी कॉइन नहीं रख पाएगा। समझ में आती है बात मैं क्या कह रहा हूं? हमेशा ऐसी सिचुएशन आएगी कि क्योंकि जब तुम यहां रख रहे हो तो उसका सिमेट्रिक कहीं ना कहीं पर आएगा अबाउट द सेंटर, चाहे वो यहां रखे बी कॉइन तो उसका मिरर इमेज अबाउट दिस विल लाई ऑन दिस टेबल। तो द स्मार्ट मूव इज
कि ए शुड प्लेस हिज कॉइन इनिशियली एट द सेंटर, और उसके बाद वो कॉइन रखते चले जाओ, रखते चले जाओ, बी विल लूज ऑलवेज। ठीक है, सो द विनिंग स्ट्रैटेजी इज, winning strategy is that A should place his coin at the center of the square shaped table. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब भी बी अपना कॉइन रखेगा, आफ्टर दिस whenever B places his coin whenever B places his coin on the remaining table, इसके बाद जब भी बी कॉइन रखेगा रिमेनिंग टेबल पे, तब उस केस में क्या होगा, देन ए कैन प्लेस हिज कॉइन या हर कॉइन, कुछ भी हो सकता है, हिज और हर कॉइन सिमेट्रिक, या हिज और हर कॉइन सच दैट it is symmetric इसको कुछ नाम दे देते हैं, whenever B places his coin on the remaining table, से इसको मान लेते हैं क्या पोजीशन, सेंटर को C मान लेते हैं, से दिस इज X, से X पे रख दिया, then A can place his her coin such that it is symmetric, या such that it is mirror image of X about center। तो जैसे ये X है तो यहां पर X डैश पे रख देगा, एंड सिमिलरली दे विल कीप ऑन पुटिंग द कॉइन्स टिल द टेबल is occupied completely. So finally there will be a situation when B will not be able to place the coin and hence he will lose. I hope समझ में आ गया होगा। तो सेंटर से शुरू करेगा, ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखना है तो इस तरीके से भी आप बता सकते हो, A will place the at the center, उसके बाद B places a coin with at X, so A will place at X dash, और उसके बाद वो सिमेट्रिकल बनता जाएगा। Lastly, there will be a situation when B will not be able to place the coin. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन लॉजिकल था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम सिमेट्री का भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। पिछली बार पोजिशनल एनालिसिस था। एक और टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं, नॉट अ डिफिकल्ट वन, लेकिन थॉटफुल तो है ये कि हम कैसे समझाएं। तो चलो भाई ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले क्या कह रहा है वो कि ए एंड बी प्ले अ गेम, ठीक है, फिर से दो खिलाड़ी आपस में गेम खेल रहे हैं। ए चूजेस 5 डिफरेंट इंटीजर्स, ए ने 5 इंटीजर उठाए। बी विंस इफ ही कैन चूज 3 ऑफ दीज 5 इंटीजर्स सच दैट द सम ऑफ 3 इंटीजर्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3। जो मेरे पास इंटीजर्स दे रखे हैं, ए के पास 5 इंटीजर है, बी उनमें से 3 इंटीजर उठाएगा, ये सवाल है। और वो कब जीता हुआ कहलाएगा? सच दैट द सम ऑफ थ्री इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो बी तब जीतेगा जब वो तीनों जो इंटीजर्स उसने उठाए, ए के पास जो इंटीजर थे, उन तीनों का सम 3 से डिविजिबल हो। ओके, अदरवाइज ए जीता हुआ कहलाएगा। ठीक है, तो विद द बेस्ट प्ले बाय बोथ हु विंस। तो अब यहां पे लिखा विद द बेस्ट प्ले, ऑब्वियस सी बात है कि हमें जिताना है, तो हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी बतानी होगी कि हमेशा एक प्लेयर जरूर जीते, कि वो क्या अक्ल लगाए कि हमेशा जीते चाहे कैसी भी कंडीशन हो।
ठीक है, ये बात समझ में आ रही है विद द बेस्ट प्ले का क्या मतलब है। तो वही फिर से तरीका, सबसे पहले पॉज करें वीडियो को, खुद सोचें कि मैं क्या कर सकता हूं इस सवाल में, अपना टाइम लें और फिर मेरे सॉल्यूशन को देखना, मैं बताने जा रहा हूं यहां पर। तो भाई क्या करेगा अब इस बार यहां पर ये क्वेश्चन में, अपने पास 5 डिफरेंट इंटीजर्स हैं जो अवेलेबल हैं ए के पास। मान लीजिए आप ए है मैं बी हूं, आपके पास 5 नंबर्स हैं। अब मेरे लिए क्या विनिंग स्ट्रैटेजी होगी या मैं कब जीतूंगा, जब आपके पास जो 5 इंटीजर है उसमें से मैं 3 उठा लूं और उन तीनों का सम 3 का मल्टीपल हो। तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस आपने शायद पहले भी कभी, नॉट एग्जैक्टली दिस, लेकिन 3 के मल्टीपल का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं देखा होगा। जनरली जब हमारे पास नंबर्स आते हैं 3 के मल्टीपल की बात करते हैं, तो नंबर्स हमारे पास किस टाइप के होते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं पता ए के पास कौन कौन से नंबर्स हैं। तो जो नंबर्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं या किस किस टाइप के होते हैं, 3 के या 3k+1 या 3k+2। तो जरा देखते हैं भाई एक एक करके क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं। Therefore, the integers available with A can be of type 3k, 3k+1 और 3k+2। जो इंटीजर्स अवेलेबल होंगे ए के पास वो इन्हीं तीनों में से कुछ ना कुछ होंगे। अब भाई 5 इंटीजर्स हैं उसके पास, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि बी वाला प्लेयर जीते। तो केसेस बना लेते हैं। केस 1, या ए जीते हमें नहीं पता, मतलब बी जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा। तो क्या मैं देख सकता हूं, अगर मेरे पास 3k, 3k+1 और 3k+2 जैसे इंटीजर्स हैं, अगर बी वाला जीतता है, जो बी वाला कॉइंस या जो भी ये नंबर्स उठाता है, अगर ए के पास 3 इंटीजर्स एक जैसे हुए, एक जैसे मतलब या तो या तो सारे के सारे एक जैसे हो, तब तो कोई इशू ही नहीं है, या कम से कम 3 इंटीजर भी एक जैसे हो गए आउट ऑफ दीज 5 इंटीजर्स, सारे के सारे 3 के जैसे हो गए 3 इंटीजर्स, मतलब 3 ऐसे हैं, एक ऐसा है, एक ऐसा है। तो क्या होगा, या 3 ऐसे हैं, 2 एक जैसे हैं। तो कभी भी अगर 3 इंटीजर एक जैसे हैं, मुझे सिर्फ उससे मतलब है ऑल द 3 इंटीजर्स आर ऑफ वन टाइप अवेलेबल, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मैं वो तीनों इंटीजर उठा लूंगा। मान लीजिए उसके पास 3, 6 और 9 है, बाकी 10 और 11 है सपोज। तो मैं क्या कर सकता हूं, तीनों के तीनों 3 के जैसे नंबर ले लूंगा, तो सम 3 का मल्टीपल आएगा। तो सारी सिचुएशंस में एक एक करके देख लेता हूं। 3 इंटीजर्स आउट ऑफ 5 आर ऑफ सेम टाइप। अगर 3 इंटीजर्स इन पांचों में से, क्योंकि तुमने देखा था इस टाइप के इंटीजर्स है, तो 3 इंटीजर्स आउट ऑफ 5 आर ऑफ सेम टाइप, देन बी विल ऑलवेज विन। क्या ये बात समझ में आती है, क्योंकि मैं तो जीतना चाहूंगा, जो बी प्लेयर है तो वो हमेशा, क्योंकि वो इंटीजर्स दिख रहे हैं उसको, ऐसा नहीं है कि वो आंख बंद करके निकाल रहा है, तो वो 3 इंटीजर्स निकालेगा जो उसके पास एक जैसे हैं, या तो तीनों 3k वाले होंगे, या तीनों 3k+1 या 3k+2। इस केस में हमेशा बी जीतेगा। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, तीनों कैटेगरी का कम से कम एक एक इंटीजर हो ए के पास, एक इंटीजर ऐसा हो, एक इंटीजर ऐसा हो, एक इंटीजर ऐसा हो, तो भी क्या होगा, कैसे बी ही जीतेगा। क्यों, क्योंकि वो एक इंटीजर ऐसा ले लेगा, एक ऐसा ले लेगा, एक ऐसा ले लेगा, क्योंकि 3k+1 3k+2 को जोड़ोगे तो ये हमेशा 3 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि 1 और 2 जब जुड़ेगा रिमाइंडर तो 3 हो जाएगा। तो केस 2, one integer of each type is available with A। अगर ऐसी सिचुएशन है देन ऑल्सो B will win। क्यों,
क्योंकि जो सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 mod 3 हो जाएगा। अगर मेरे पास दैट इज 3k प्लस 1 और 3k प्लस 2, तीनों का एक एक इंटीजर है, 3k प्लस 1 3k प्लस 2 को जोड़ दो तो हमेशा कैसा आएगा सम, 3 से डिविजिबल आएगा, तो 0 mod 3, यानी कि एक तरीके से कॉन्ग्रेंस का फंडा भी लग रहा है यहां पर। सो इन दिस केस ऑल्सो बी विल विन। और क्या हो सकता है भाई, अच्छा क्या ऐसा हो सकता है कि दो ही टाइप के इंटीजर्स हो आउट ऑफ द 3 कैटेगरीज या 3 टाइप्स? इस सिचुएशन में क्या होगा ये भी देख लेते हैं भाई। मतलब मेरे पास 5 इंटीजर है, दो ही कैटेगरी के इंटीजर हैं, या तो 3k प्लस 1 जैसे हैं, या 3k प्लस 1 3k प्लस 2 जैसे हैं, या 3k प्लस 2 जैसे हैं। आउट ऑफ दीज 3 टाइप्स वी हैव इंटीजर्स ऑफ 2 टाइप। ये सिचुएशन और देख लेते हैं। ओनली 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स अवेलेबल, ओनली 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स आर अवेलेबल। इस सिचुएशन में क्या होगा भाई, सोच सकते हो क्या बोलूंगा इस केस में? इस केस में कौन जीतेगा? क्या दिमाग में आ रही है बात? बिल्कुल आनी चाहिए भाई, सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास 5 इंटीजर है और मेरे पास दो ही टाइप की कैटेगरी है, तो बाय पिजन होल प्रिंसिपल में क्या बोल सकता हूं, एटलीस्ट 3 इंटीजर्स विल बी ऑफ 1 टाइप। मान लो मेरे पास 3k और 3k प्लस 1 जैसे इंटीजर्स है, दो इंटीजर 3k जैसे हैं, दो इंटीजर 3k प्लस 1 जैसे हैं, तो जो पांचवा इंटीजर होगा वो या तो 3k जैसा होगा या 3k प्लस 1 जैसा होगा, यानी कि ये भी केस 1 वाला सिचुएशन बन जाएगा व्हेन ऑल द 3 इंटीजर्स आर ऑफ सेम टाइप। और जब ऑल द 3 इंटीजर्स आर ऑफ सेम टाइप, तो मैंने क्या बताया था, सम विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 3, यानी कि इस सिचुएशन में भी क्या होगा भाई, हमेशा बी ही जीतेगा। दैट मीन्स व्हेन ओनली 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स आर अवेलेबल, देन बाय पीएचपी, देख सकते हो पिजन होल प्रिंसिपल भी काम आ गया, देयर विल बी 3 इंटीजर्स, देयर विल बी at least 3 integers of same type। और ये क्या बन गया, जब 3 इंटीजर्स ऑफ सेम टाइप था, यहां पर हमने किया था when out of 5 there will be 3 integers are of same type, then so we will win। so eventually आपके पास कैसी भी सिचुएशन हो जाए, अगर मेरे पास 5 इंटीजर्स हैं तो सामने वाले अगर बी है तो वो बी जीतेगा ही जीतेगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो। उन 5 में से 3 इंटीजर्स ऐसे होंगे जिनका सम हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है ना। तो 3 केसेस कैसे कैसे सोचे मैंने, 5 इंटीजर्स थे, एक 3k टाइप इंटीजर था, एक 3k प्लस 1 और एक 3k प्लस 2। तो आउट ऑफ दीज 3 इंटीजर्स वी हैव टू सेलेक्ट 5 इंटीजर्स, सॉरी आउट ऑफ 5 इंटीजर्स वी हैव टू सेलेक्ट 3 इंटीजर्स। तो अगर तीनों इंटीजर सेम टाइप के हो गए तो बी जीतेगा ही जीतेगा, क्लियर है ये बात। अगर एक एक इंटीजर तीनों टाइप का हो तो भी बी जीतेगा, क्योंकि मैं तीनों में से एक इंटीजर निकाल लूंगा। और या फिर दो टाइप के केवल इंटीजर हो मेरे पास, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा, बाय पीएचपी वी कैन से 3 इंटीजर्स विल बी ऑफ द सेम टाइप एंड हेंस इट विल बिकम केस 1, सो बी विल विन। ठीक है, तो यानी कि यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है भाई, इट वॉज बेस्ड ऑन कॉन्करेंस, है ना। सॉल्यूशन मैंने लिख ही दिया है, तो यू विल यूज दैट कॉन्सेप्ट। तो ये भी बहुत बढ़िया एक कॉन्सेप्ट है कॉन्करेंस का। तो हमें कॉन्करेंस, सिमेट्री, अभी तक जो मैंने बताया, पोजीशनल, ये सब बातें गेम थ्योरी में काम आ सकती हैं। चलिए भाई एक और अच्छे प्रॉब्लम पे चलते हैं, बढ़िया प्रॉब्लम है। देखें क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रेगुलर 99 गॉन है, मतलब 99 साइड्स है, 99 वर्टिसेस है, विद द साइड्स पेंटेड इन रेड, ब्लू और येलो। 3 कलर से पेंट, 3 तरह के कलर्स अवेलेबल हैं हमारे पास। इनिशियली दे आर पेंटेड इन द फॉलोइंग वे, शुरुआत में जो कलरिंग है वो मेरे को दे रखी है, क्या, रेड ब्लू चलता जा रहा है, लास्ट में रेड ब्लू येलो है। ठीक है भाई। इन ए स्टेप वी कैन चेंज द कलर ऑफ एनी साइड एज लॉन्ग एज, मतलब हम कलर चेंज कर सकते हैं किसी साइड का, कब तक, एज वी डू नॉट जनरेट 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ द सेम कलर।
मतलब नेबर वाली दो साइड्स का कलर सेम नहीं होना चाहिए अगर हम कलर चेंज कर रहे हैं किसी एक साइड का, ये हमें ध्यान में लेकर चलना है। इज इट पॉसिबल टू रीच अ कलरिंग रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू चलता है यार, रेड येलो ब्लू आफ्टर सम फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, कुछ स्टेप्स के बाद क्या हम इस स्टेज में पहुंच सकते हैं क्या, दैट इज द प्रॉब्लम। तो भाई पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है। यहाँ पे कुछ कलरिंग का कॉन्सेप्ट भी आ रहा है और हमें साइड्स का कलर चेंज करना, कुछ गेम खेल के हमें इस तरीके की कलरिंग लानी है, रेड येलो ब्लू आफ्टर सम टाइम हमें कलरिंग करनी है एक तरीके से साइड्स की। तो लेट्स ड्रॉ द फिगर। भाई सबसे पहले क्या दे रखा है, मेरी एडवाइस फिर से वही है कि हमें सबसे पहले क्या सोचना है, चलो भाई क्या कह रहा है, वी आर गिवन 99 गॉन, पहले रफली कुछ साइड बना लेते हैं ऐसे ही, फिर दूसरी फिगर भी बना लेंगे। ये दे रखा है मेरे को कुछ इस तरीके से, और इधर भी मैं चल लेता हूं ऐसे ही, ठीक है भाई। दिस इज A1 वर्टेक्स, A2 वर्टेक्स, A3, A4 ऐसे चलता जा रहा है, और यहाँ पर ये A99, A98, A97 है ना भाई, ये फिगर 1 की बात कर रहा है। अभी हम कलरिंग दे देंगे इसको। फिगर 2 में भी कुछ इसी तरह की बात कर रहा है। ठीक है भाई, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, दिस इज A97, दिस इज A98, दिस इज A99। मुझे इस फिगर पे पहुंचना है। अब कंडीशन क्या दे रखी है उसने, हमारे पास जो कलर है जो पेंटेड है वो क्या क्या है, रेड ब्लू और येलो दे रखा है। तो भाई एक एक करके कर लेते हैं। इनिशियली दे आर पेंटेड इन द फॉलोइंग वे, रेड ब्लू, पहले रेड है, ये रेड का रखा है, फिर ब्लू का रखा है, ऑल्टरनेट ब्लू 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 चल रहा है, ये बीच में रेड है, और लास्ट में क्या तक पहुंच गया भाई, रेड ब्लू येलो। तो ये रेड है, ये येलो है, और ये ब्लू है। कुछ इस तरीके से कलरिंग दे रखी, बीच में सब रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू ऑल्टरनेटली चल रहा है। ठीक है भाई, और हमें किस स्टेज पे जाना है, पहले ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। हाँ भाई, इस फिगर में क्या कह रहा है, वी हैव टू रीच टू द सिचुएशन टू रीच अ कलरिंग रेड ब्लू। ओके, तो भाई ये रेड ऑल्टरनेटली रेड चल रहा है, ये रेड, और लास्ट में क्या कह रहा है वो, रेड येलो ब्लू। तो रेड यहां पर भी आएगा, यहां पर येलो आएगा, और फिर बाकी सब जगह में ब्लू 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 कर देता हूं। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम है। तो सवाल ये है कि मेरे को कलरिंग चेंज करनी है किसी भी साइड की, और दो एडजेसेंट साइड्स का कलर सेम नहीं आना चाहिए, है ना। वी डू नॉट जनरेट टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द सेम कलर। इज इट पॉसिबल टू रीच दिस कलरिंग, कहने का मतलब है मुझे सेकंड कलरिंग पर पहुंचना है, तो क्या ये पॉसिबल है, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये इस तरह का सवाल दे रखा है मेरे को इसने। तो अब कैसे सोचें भाई कि ये कलरिंग पॉसिबल है या नहीं है। ये सिचुएशन है, और ये सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन लानी है, और यहाँ पे कुछ बातें कर रहा है कि भाई कलर हम किसी भी साइड का चेंज कर सकते हैं। पहले इस बात का मतलब समझ सकते हैं कि अगर मेरे को किसी भी साइड का कलर चेंज करना है, ये 3 साइड्स है मान लीजिए नेबर में, ये कुछ दे रखा है, मान लो A1, A2, A3, और यहाँ पे सपोज A99 फॉर एग्जाम्पल। मुझे अगर इसका कलर चेंज करना है तो इसका कलर से इधर रेड है, या इधर येलो है, और से इधर रेड है, तो मैं, और ये मान लीजिए इनिशियली ये सपोज ये ब्लू रहा होगा, या ये ब्लू है, तो मुझे इसका अगर कलर चेंज करना है A1, A2 का, तो क्या मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूं। सबसे पहले तो ये सवाल है, क्या मैं इस साइड का कलर चेंज कर सकता हूं, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका कलर या तो मैं रेड लूंगा या येलो, क्योंकि 3 ही कलर्स हैं। इसका अगर मैं कलर चेंज करता हूं तो ये रेड होगा, तो रेड रेड एडजेसेंट आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसको येलो करूंगा तो पॉसिबल नहीं है।
यानी कि अगर ये सिचुएशन है तो कलरिंग चेंज नहीं होगी, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, किसी भी साइड का कलर चेंज करना है अंडर द गिवन कंडीशन, तो अगर ये सिचुएशन है तीनों कलर अलग अलग हैं तो जो बीच वाली साइड है उसका कलर कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैं अगर यहां पर बात करूं, ये येलो रेड ब्लू है तो इस रेड वाली का कलर चेंज नहीं कर सकता। तो यानी कि एक बात और समझ में आती है भाई इस सवाल में कि जब भी कलर चेंज होगा, जब भी किसी साइड का कलर चेंज होगा तो उस केस में क्या होगा, तो ये जो दो एडजेसेंट साइड्स हैं इनका कलर सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये रेड है तो मैं इस रेड को येलो कर सकता हूं, इसकी एडजेसेंट साइड सेम होनी चाहिए। क्योंकि आपने देख लिया था कि अगर ये तीनों कलर डिस्टिंक्ट है तो मैं बीच वाली का कलर चेंज नहीं कर सकता। अगर नेबर वाली दोनों साइड्स का कलर सेम है तो मैं इसको चेंज करके येलो कर सकता हूं, ये मेरे पास अवेलेबिलिटी है, या मैं ये ऐसा कर सकता हूं, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या मैं कभी भी कलरिंग चेंज करके इस तरह की सिचुएशन ला सकता हूं क्या? ठीक है ना, तुम देख सकते हो ये तीनों कलर अलग 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 हैं, ये सिचुएशन थी, मुझे इस तरह की चीज लानी है, जरूरी नहीं है इस पोजीशन पे हो, कहीं और पे भी आ सकती है क्या? तो भाई लॉजिकली तो यही दिख रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अभी आपको जो फिगर बना के दिखाई उससे दिख गया कि एडजेसेंट साइड्स का कलर सेम होना चाहिए, है ना। तो कैसे सोचें भाई अब ये, अगर तुम देखो ध्यान से यहां साइड्स के कलर चेंज होते जा रहे हैं। अगर जैसे मैं A1 से A3 पर जाऊं, तो जैसे सपोज A2 की बात करूं, इससे पहले जो साइड है और इसके जो बाद साइड है इनके कलर डिफरेंट है। ये ले लो A1, इससे पहले जो साइड है और उसके बाद जो साइड है उसका कलर चेंज है। मतलब हर वर्टेक्स की अगर मैं बात करूं तो उसके नेबर में जो दो साइड्स का कलर है वो डिफरेंट है। मतलब कलर इज चेंजिंग एज वी कैन सी इन दीज फिगर्स। आप इस वाली फिगर में भी देख सकते हो जो मुझे लानी है, जो किसी भी वर्टेक्स से जो भी दो साइड्स कनेक्टेड हैं या दो एजेस कनेक्टेड हैं उनके कलर्स डिफरेंट हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बात समझ में आती है, ईच वर्टेक्स इज कनेक्ट या ईच वर्टेक्स lies on two edges of different color। ये बात समझ में आती है? क्या ये हम वॉच कर सकते हैं? हर एक वर्टेक्स दो एजेस पे लाई कर रहा है ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंड कलर इज चेंजिंग फ्रॉम रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड, रेड टू ब्लू एंड सो ऑन। तो यहां पे कलर मूवमेंट हो रहा है। अच्छा, कितने कितने तरह के कलर मूवमेंट हो रहे हैं? अगर मैं देखूं ब्लू रेड, रेड ब्लू, ब्लू रेड, रेड ब्लू आ रहा है। एक आ रहा है येलो रेड, है ना, ये आ रहा है येलो रेड, और रेड येलो भी आएगा क्या कहीं पर? ये मैंने सही, ये कुछ कलरिंग सेम कर दी, शायद गड़बड़ कर दिया है। एक मिनट, लास्ट में क्या लाना था? रेड येलो ब्लू लाना था भैया। दिस वाज रेड येलो ब्लू, रेड, यहाँ पे येलो और ब्लू। ओके, ये कलर थोड़ा सा मैंने सही नहीं करा, लेट्स डू इट अगेन। तो ये तो 98 वाला तो ब्लू था, 98 99, तो रेड येलो ब्लू, लास्ट में ये भी गड़बड़ है, यहीं से करते हैं दोबारा। तो ये रेड येलो ब्लू लाना है मेरे को, तो ये लास्ट वाली तो ब्लू होगी, ये हटाना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ब्लू लाना है मेरे को, और भाई ये रेड है, और भाई यहाँ पर येलो है। ये सीक्वेंस चाहिए थी हमें, दैट वाज द क्वेश्चन। दिस इज A97 एंड वी हैव A98, वी हैव A99। ठीक है भाई, रेड येलो ब्लू, दिस इज द सिचुएशन। तो क्या करें भाई? मुझे ये क्लियरली इस तरह की सिचुएशन लानी है, ये सिचुएशन थी।
तो अगर तुम देखो कलर मेरे पास हर एक वर्टेक्स की जब मैं बात कर रहा था कलर चेंज हो रहा था ब्लू रेड या रेड ब्लू, ओके, येलो रेड या रेड येलो, ब्लू येलो या येलो ब्लू। मेरे पास 6 तरह की कलरिंग्स आ रही हैं अगर मैं इन दोनों फिगर्स को देखूं। फ्रॉम बोथ द फिगर्स मैंने यहां पे लिख दिया ईच वर्टेक्स लाइज ऑन 2 एजेस ऑफ डिफरेंट कलर्स। फ्रॉम बोथ द फिगर्स वी कैन सी that colors are changing या colors in the neighborhood of vertices are blue red, red yellow, येलो ब्लू और रेड ब्लू, ब्लू येलो, येलो रेड। देख सकते हो यही 6 तरह के कलर्स थे नेबरहुड में। बी स्टैंड्स फॉर ब्लू, है ना, बी ब्लू है, वाई स्टैंड्स फॉर येलो, आर स्टैंड्स फॉर रेड। ये 3 तरह के कलर्स हैं। तो इस तरीके से कलर्स चेंज हो रहे हैं, मुझे इस तरह की सीक्वेंस लानी है, क्या ये पॉसिबल है? दैट वाज द क्वेश्चन। तो भाई हम यहां पर कुछ क्या करें, अब जो सीक्वेंस चेंज हो रही है, मैं अगर यहां पे कुछ नंबरिंग कर दूं, से यहां पर ब्लू रेड, रेड येलो, ये जो नंबरिंग दे रखी है, जब भी इस तरह का साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, लेट्स गिव दिस मार्किंग टू बी +1 एंड दिस मार्किंग टू बी -1। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब मैं कितनी बार जोड़ूं बैठ के ब्लू रेड चल रहा, तो काउंटिंग से इजीली हमें समझ में आ जाएगा। दैट इज द ओनली पर्पस। जब भी ब्लू रेड वाला सीक्वेंस आएगा तो मैं +1 ले लूंगा, या रेड येलो या येलो ब्लू। लेकिन अगर रेड ब्लू या ब्लू येलो या येलो रेड आएगा, मतलब इनका उल्टा, तो मैं -1 ले लूंगा। अगर मैं फिगर 1 की बात देखूं, कलर चेंज क्या हो रहा है, फिगर 1 की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद हियर, फ्रॉम हियर A2। लेट्स स्टार्ट विद A2। यहां पे जो कलर है, यहां चेंज हो रहा है रेड से ब्लू, रेड से ब्लू पे हो रहा है, तो ये क्या ले लूं, इसकी वैल्यू है मैं -1, क्योंकि मैंने रेड ब्लू कितना लिया था भाई, रेड ब्लू लिया था -1। अब मैं जा रहा हूं ब्लू से रेड, तो ऑब्वियस सी बात है ये +1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। ऐसे हम चलते जाएंगे, दिस इज -1, दिस इज +1, यहां पर आ जाते हैं। इससे पहले ब्लू रहा होगा, तो ब्लू रेड का मतलब इसकी वैल्यू +1, फिर -1। अब यहां से येलो, ब्लू से येलो पे जा रहा है। ब्लू से येलो की वैल्यू कितनी ली थी मैंने, ब्लू येलो -1, और फिर येलो से रेड, YR, ये भी -1 ली थी। अगर मैं देखूं यहां पर जो वैल्यूज आ रही हैं, सम ऑफ द नंबर्स एट दीज वर्टिसेस, वो कितना आएगा, उसको अभी हम जोड़ लेंगे। पहले यहां पर भी नंबरिंग कर देते हैं, ताकि फिर फाइनली एक साथ जोड़ लेंगे। यहां पर भी यही बात करते हैं, A2 से स्टार्ट करते हैं। तो A2 पे जो नंबर आएगा, ये रेड ब्लू है, तो ये -1 +1, यहां तक तो चल देगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल्टरनेट आएगा, है ना। यहां पर ये ब्लू था भाई, है ना, और यहां पर ये रेड था। अब इस पे आ जाओ, इससे पहले क्या रहा होगा, ब्लू, तो ब्लू रेड इट गिव्स यू +1। फिर रेड येलो, नाउ मूव ऑन टू रेड येलो। अगर मैं रेड येलो की बात करूं तो क्या है, +1। रेड येलो की बात है तो ये था +1। अब येलो ब्लू मतलब +1, और फिर यहां A1 पे ब्लू, येलो ब्लू कितना है भाई, येलो ब्लू, ये भी +1। ये मैंने कुछ नंबरिंग दे दी, कलर इज चेंजिंग एट ईच वर्टेक्स। तो अगर मैं बात करूं जो मैंने नंबरिंग करी है,
सम ऑफ नंबरिंग्स मतलब कलर चेंज, एक तरीके से मैं कलर चेंज चेक कर रहा हूं एट ईच वर्टेक्स, सम ऑफ नंबरिंग्स एट ऑल द वर्टिसेस, एट ऑल द वर्टिसेस। क्या आ रहा है भाई सम? अगर मैं पहली फिगर की बात करूं, एस बराबर कितना लिख दूं? टोटल 99 टर्म्स है, तो -1 +1 -1 +1 ये तो 0 होता जाएगा। लेकिन लास्ट में तुम देख सकते हो कंसेक्यूटिव -1 आ रहा है, तो A2 से लेके A96 7 तक टोटल 96 होगी टर्म्स, यानी कि 48 पेयर्स हो गए। इनका सम तो 0 आ जाएगा, क्योंकि हर दो का सम 0 आ रहा है। A2 A3 का 0 आ रहा है, A4 A5 का 0 आ रहा है, ऐसे ही A96 A97 का 0 आ जाएगा। लास्ट में ये -3 बचेगा। यहां से जो कलर चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में मेरे को आइडिया लग गया कि ये लास्ट में -1 +1 और फिर -1 -1 -1 ये कितनी बार है भाई? 98 टाइम्स, सॉरी 96 टाइम्स। अब इस कलर चेंजिंग का अभी देखेंगे क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा। यहां पे मेरे को समझ में आ गया कि जो शुरुआत में वर्टिसेस पे जो नंबर्स का सम आ रहा है वो -3 आ रहा है एट ऑल वर्टिसेस इन फिगर 1। फिगर 2 की भी बात कर लेते हैं। ऑल्सो सम ऑफ नंबर्स एट द वर्टिसेस इन फिगर 2, क्या लिख दूं? इज एस बराबर, हाँ भाई यहां क्या फर्क हो रहा है इस फिगर और इस फिगर में? तुम देख सकते हो ऑल्टरनेट प्लस माइनस तो ऐसे ही चल रहा है। लास्ट में यहां 3 -1 था, तो ये +++1 आ गया। दैट मीन्स इस बार जो सम आ जाएगा वो क्या आएगा? -1 +1 -1 +1। ये भी 96 टाइम्स तो ऐसे चलेगा, 48 पेयर्स बनेंगे और लास्ट में +1 +1 +1, यानी कि +3 आ गया। दैट मीन्स जो मेरे पास फिगर सेकंड चाहिए, जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चाहिए, उसमें सम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। दैट इज सम इज चेंजिंग क्लियरली, सम ऑफ नंबर्स एट द वर्टिसेस is changing from -3 to +3 as we move from figure 1 to second। ये हो रहा है, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव पे सम चेंज होना चाहिए। देखते हैं अब क्या ये फिजिबल है। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि जब भी हम कलर चेंज करते हैं, यहां पे मैंने बनाया था शुरू में ही, मैंने क्या बात बताई थी? चलो मैं दोबारा देख लेते हैं आगे। हाँ भाई, बट वी नो वी कैन चेंज color of a side, we can change color of a side when the adjacent sides we can change the color of a side when the adjacent sides are of same color to the side whose color has to be changed। मतलब जिसका मेरे को कलर चेंज करना है उसके नेबर की जो दोनों साइड्स है या दोनों एजेस है उनका कलर सेम होना चाहिए। याद होगा अभी बताया था मैंने आपको, ये ब्लू होना चाहिए, ये रेड होना चाहिए, तभी मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूं। क्योंकि मैं इसको कलर ब्लू नहीं कर सकता, इसको रेड तो रेड है ही है, तो मैं येलो में चेंज कर सकता हूं। अगर तीनों अलग अलग कलर्स थे तो मैं ये आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं शुरुआत में कि ये रेड है, ये येलो है और तीसरा ब्लू है। तो इस परिस्थिति में वी कैन नॉट चेंज द कलर ऑफ द साइड
अगर उसके नेबर की दोनों साइड्स का कलर डिफरेंट है। ये बात तो समझ में आती है ना, क्योंकि अगर आप इसका कलर चेंज, बीच वाली साइड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि अगर मैं इसका कलर चेंज करूंगा या तो येलो होगा या ब्लू, तो एडजेसेंट साइड का कलर सेम आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहां पर यह बात लिखी, वी कैन चेंज द कलर ऑफ अ साइड व्हेन द एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ सेम कलर टू द साइड हुज कलर हैज टू बी चेंज। जिसका कलर चेंज करना है उसकी एडजेसेंट साइड्स का कलर सेम होना चाहिए। ये सिचुएशन भी हो सकती है, या तुम कह सकते हो भाई ये सिचुएशन भी हो सकती है कि ये दोनों रेड हो, बीच वाली ब्लू हो। ठीक है भाई, ये वाली पॉसिबल नहीं है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब अगर मैं इस फिगर या इस फिगर की बात करूं, कोई सी भी दो फिगर ले लो, अगर मेरे को कलर चेंज करना है, क्लियरली यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ब्लू से रेड पे जा रहा हूं, ब्लू से रेड पे जा रहा हूं। इनकी वर्टिसेस को कुछ नाम दे देते हैं भाई, कुछ भी रेंडमली नाम दे देते हैं, से AIAJ नाम दे देते हैं, कोई सी भी हो सकती है। यहां पर भी AIAJ। पहले इसकी बात करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होगी अगर कलर चेंज हो रहा है ब्लू से रेड पे। मैंने BR कितना लिया था, +1 लिया था शायद, BR +1, ये +1 है, तो रेड ब्लू कितना हो गया, -1। इसी तरीके से यहां से रेड ब्लू जा रहा है, तो ये -1 हो गई वैल्यू, इसकी +1 हो गई। तो क्या समझ में आ रहा है, अगर मैं पहली वाली फिगर की बात करूं तो कलर चेंज होने पर सम ऑफ द वर्टिसेस क्या आ रहा है, अगर मैं इसका कलर चेंज कर दूं रेड वाली का येलो पे, तो क्या होगा, इसका कलर मैं चेंज करके यहां बीच में येलो कर देता हूं। यही तो बात है ना, कलर चेंज करना है। ये कर दिया, इसको मैंने नाम दिया AIAJ। तो पहले इन दोनों का सम 0 था, अभी देखते हैं चेंज होने के बाद कितना हो रहा है वर्टिसेस पे सम। तो ब्लू येलो की वैल्यू कितनी ली थी मैंने, -1, इसकी वैल्यू -1 थी, इसकी +1 हो गई। तो पहले जो सम था वो था +1 -1 0 था, और अभी भी चेंज होने के बाद क्या हो रहा है, सम तो अभी भी 0 है। यानी कि यहां से क्या बात समझ में आ रही है कि अगर मैं साइड का कलर चेंज भी करूं तो वर्टिसेस के ऊपर जो नंबर्स हैं उनका जो सम आ रहा है दैट विल नॉट चेंज, यानी कि सम इज इनवेरिएंट। जबकि हमारे पास तो यहां पर जब मैंने उस फिगर 1 से फिगर 2 पे गया तो सम ही चेंज हो जा रहा था -3 से +3 पे। यानी कि मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं, शॉर्ट बोल सकता हूं कि whenever we change the color of a side then we should have the sum as invariant, but in the given problem the sum is changing, so that type of coloring is impossible। ठीक है, तो यहां पे मेरे को मेंशन करना पड़ेगा। आप इसके लिए भी फिगर चाहो तो बना सकते हो, लेकिन मैंने ये आपको इस फिगर के लिए दिखा दिया कि व्हेन वी चेंज दिस टू दिस, से इस फिगर को नाम दे देते हैं A, इसको दे देते हैं B। मैं इस वाले को कुछ और दे दूंगा, या इसको हटा देते हैं इसका नाम, है ना। When we change the color या when we change the sequence या when we change the side color of the side AIAJ from red to blue, we can clearly see तो we can clearly see that the sum of the numbers at the vertices do not change। so यहाँ पे क्या लिखा था, but we know we can change color of a side when the adjacent sides of same color hue has to be changed, but as shown in figure A and B, as shown in figure A and B, the sum of the numbers at the vertices is invariant। The sum of the numbers is invariant। That is, आप ये फिगर ले सकते हो, या ये मैं यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, +1 और -1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 - 1 is 0। आप ये वाली फिगर भी दिखा सकते हो, यहाँ पे ये दोनों रेड थे और बीच में ये येलो कर दिया, तो आप दिखा सकते हो कि ये पहले रेड येलो जा रहा, फिर येलो रेड जा रहा, तो एक +1 है तो एक -1 है। येलो रेड को कितना लिया था मैंने पहले, वो भी मैं मार्क कर दे रहा हूं, येलो रेड को लिया था -1, तो -1 से +1 पर हम मूव कर रहे हैं।
this is AI, this is AJ. So sum of the numbers at the vertices remains intact. The sum do not change. So, but as shown in figure A and B, the sum of the numbers at the vertices is invariant. Hence, मैं यहीं लिख देता हूं, hence the color change mentioned in figure 1 and 2 is not possible. तो जो कलर चेंज आपको दे रखा है वो इम्पॉसिबल है क्योंकि दैट इज इनवेरिएंट. तो देख सकते हो इनवेरिएंट और कलरिंग पे एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये. तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. मैं एक बार थोड़ा सा और बता दूं भाई क्या किया इस प्रॉब्लम में, कि सबसे पहले आपको फिगर दे रखी थी, उनके कलर्स दे रखे थे, ऐसे रेड ब्लू चल रहा था और फिर रात में रेड ब्लू येलो करके कुछ दे रखा था. मुझे ये दूसरे वाली सीक्वेंस लानी है, क्या मैं ला सकता हूं? दैट वाज द प्रॉब्लम. तो क्या किया मैंने, कलर चेंज हो रहा है, 6 तरह के कलरिंग्स दिख रही हैं मेरे को एडजेसेंट. जब मैं वर्टिसीज की बात कर रहा हूं, जब किसी भी वर्टेक्स से पास कर रहे हैं हम, ब्लू रेड या रेड ब्लू, इस तरीके से पास करते करते 6 कलर्स अवेलेबल हैं, जैसे रेड ब्लू रेड, येलो रेड, रेड येलो, येलो ब्लू या येलो ब्लू. 6 तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं. तो मैंने इनको कुछ नंबरिंग दे दी साइक्लिक ऑर्डर में, ब्लू रेड, रेड येलो ब्लू, इनको प्लस, और फिर इनका रिवर्स रेड ब्लू येलो ब्लू येलो रेड को -1. तो जब मैंने फिगर 1 पर देखा, इनकी जब नंबरिंग करी तो सब -3 आ रहा था, और जब इस पे मैंने देखा तो बेटा सब +3 आ रहा था. यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से जो इसने कलरिंग दे रखी है सीक्वेंस, द सम ऑफ द नंबर्स एट दीज वर्टिसेस शुड चेंज. लेकिन जब मैंने कलरिंग खुद सोची कि साइड्स पे जब कलरिंग कर रहा हूं मैं, तो मैंने देखा कि जब भी मैं कलरिंग करूंगा तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 2 एडजेसेंट साइड्स का कलर सेम होगा, तभी साइड्स बीच वाली साइड का कलर चेंज हो सकता है अंडर द गिवन कंडीशन. तो मैंने पाया जब मैंने इसको रेड से येलो पे किया तो सम ऑफ द नंबर्स एट द वर्टिसेस रिमेन सेम. देख सकते हो +1 -1, एक साइड का कलर चेंज किया, लेकिन सम ऑफ द नंबर्स एट दीज 2 वर्टिसेस AI एंड AJ रिमेन्स 0. दैट इज सम डू नॉट चेंज. तो इसका मतलब फाइनल सम भी चेंज नहीं होना चाहिए. जो इनिशियली सम था फिगर का वही आना चाहिए था, चेंज नहीं होना चाहिए था. दैट इज सम इज इनवेरिएंट. तो इसलिए जो हमें कलर चेंज रखा है मेंशन इन द फिगर 1 and 2 इज नॉट पॉसिबल. सो दिस गिव्स अस आवर आंसर. तो आई होप समझ में आया होगा आपको. बहुत शानदार प्रॉब्लम थी, देख लेना, मैंने अपने हिसाब से समझा दिया आपको. तो लिखें और फिर अब इस प्रॉब्लम पे चलते हैं. एक और बहुत शानदार प्रॉब्लम है, एक बार पढ़ लें भाई, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है ये भी. हाँ भाई, क्या कह रहा है इस प्रॉब्लम में, एक बार पढ़ो क्या कह रहा है. फिर से एक गेम के बारे में बात कर रहा है. इस बार 1x2000 की ग्रिड है और हमें क्या कह रहा है, एक गेम खेलते हैं 2 लोग इन टर्न. या तो वो S लिखेंगे या 0 किसी भी एम्प्टी स्क्वायर में, वो इनकी इच्छा है. वो S लिखें या 0, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहला S लिखेगा तो दूसरा 0 लिखेगा, वो उनकी चॉइस है. अकॉर्डिंगली क्या लिखें. The first player who produced 3 consecutive boxes that spells SOS. जब भी हम SOS क्रिएट कर लेगा जो भी सबसे पहले, वो विनर घोषित होगा. He will win the match. If all the boxes are filled without producing SOS, okay, then the game is a draw. अगर ऐसा खत्म हो गया कि गेम भाई SOS क्रिएट ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हारने तो हर कोई बचना चाहता है, तो उस स्थिति में गेम क्या कहलाएगा, ड्रॉ. प्रूव दैट द सेकंड प्लेयर हैज अ विनिंग स्ट्रैटेजी. तो यहां पर भी आपको एक तरीके से आंसर तो दिया ही है कि हमें ए और बी अगर 2 लोग खेल रहे हैं तो बी को जिताना है, उसके पास स्ट्रैटेजी होगी. ये मुझे एक्सप्लेन करके समझाना है कि ऐसा होगा ही होगा. तो फिर से मेरी एडवाइस भाई, पहले इस क्वेश्चन को समझें
थोड़ा सा थॉट बेस्ड प्रोसेस क्वेश्चन पे 10-15 मिनट 20 मिनट सोचें, लिखें, लिख के देखें भाई क्या हो रहा है इस सवाल में, कैसे ये भी पता चल गया कि जीतेगा कैसे, कैसे बी वाला, हमें बी को जिताना है। अब प्रॉब्लम है कि वो कैसे जीत सकता है, ये विनिंग स्ट्रैटेजी हमें बतानी है। ठीक है भाई, तो मैं ऐसे एक ग्रिड बना रहा हूं, इस तरह की कुछ ग्रिड दे रखी है इसने बड़ी सी, मैं एक रैंडम ऐसे एक मैंने ग्रिड बनाता हूं। ठीक है, इस तरीके से 1x2000 की, जैसे टाइल्स वाली प्रॉब्लम करा करते थे हम, ऐसे ही कुछ ग्रिड दे रखी है। ठीक है भाई, तो अब कब जीतेगा पहले तो ये सोचना है, क्योंकि ए ने गेम शुरू किया है। अ गेम इज प्लेड, लेट द टू प्लेयर्स आर ए एंड बी, है ना, या एक्स और वाई मान लो, क्योंकि उनको एस ओ और ओ मार्क करना है। लेट द ए और बी मान लेते हैं, या लेट द टू प्लेयर्स आर कैपिटल ए एंड बी। तो लेट ए इज द फर्स्ट प्लेयर, बी इज द सेकेंड प्लेयर। तो भाई बी को जिताना है, मेरे पास 2000 बॉक्सेस हैं, इनको एस या ओ से भरना है। विनिंग तभी कहलाएगी जब एस ओ एस क्रिएट होगा। ठीक है भाई, एस ओ एस, जैसे ही एस ओ एस आ जाएगा वो बंदा जीत जाएगा जो एस ओ एस क्रिएट करेगा। तो वो कह रहा है कि बी वाला एस ओ एस बना देगा। ठीक है, तो कैसे भाई, कैसे सोचे, अब सोचो थोड़ा सा, है ना, दिमाग पे जोर डालो कि क्या स्ट्रैटेजी उसको लगानी चाहिए। तो मैं अपना सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, एक बार ट्रिक समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो मान लीजिए भाई, सबसे पहले ए ने चाल चली कहीं पर भी, मान लीजिए यहीं चल दी उसने, एस मारा उसने, क्योंकि उसे तो एस ओ एस चाहिए, है ना, तो वो तो जीतने की कोशिश करेगा, या वो एस इधर भी मार सकता है, कोई जरूरी नहीं है यहां मारे यहां भी मारता है, तो ऐसा तो एस ओ एस लाना है। तो बी को क्या करना चाहिए? अच्छा, टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 2000 है ना, 1x2000 की ग्रिड है ना, ये लंबाई मैंने 1 मान ली, विड्थ, और ये 2000। तो अगर इसने एस मारा तो अब दूसरे की चांस आएगी बी की। व्हाट शुड बी डू? जरूरी नहीं है बी ओ मारे, बी एस भी मार सकता है, और हमें ये भी पता है कि जिताना बी को ही है। तो वो क्या इंटेलिजेंटली चले ताकि वो जीते? ऑब्वियसली बात है बी ओ तो नहीं रखेगा यहां पर, है ना, बी यहां पर इसके पास में, इसने जहां पे भी मारा एस, बी यहां पे ओ नहीं मारेगा, क्योंकि अगर ओ मार दिया तो वो एसओएस बना के ए गेम को खत्म कर देगा। ओके, तो क्या करें? अगर वो यहां पर एस मार दे तो भी मैच खत्म है, ओ लगा देगा पहले वाला बंदा यहां पर, तो भी कोई बेनिफिट नहीं है। और क्या कर सकता है? अगर वो यहां पर एस लगा दे तो क्या होगा? अगर उसने यहां पर एस लगा दिया तो ये बीच में दो पोजीशंस बचेंगी। ठीक है, यहां पर दो पोजीशंस बचेंगी, और जो भी यहां पर इन बॉक्सेस में ओ या एस पहले मारेगा वो हार जाएगा। बात समझ में आ रही है? अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई, मान लीजिए ओ मार दिया किसी ने भी यहां पर ए या बी में से, तो दूसरा बंदा क्या करेगा? यहां पे एस लगा देगा तुरंत। या अगर किसी बंदे ने यहां पे ओ लगा दिया तो दूसरा बंदा यहां पे एस लगा देगा। दैट मीन्स अगर मैं बात करूं, अगर मुझे किसी को जिताना है, किसी के लिए विनिंग स्ट्रैटेजी खेलनी है, तो सबसे पहले तो वो क्या करना चाहिए? इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करनी चाहिए। मतलब कहीं पे एक एस लगाया तो उसके दो गैप छोड़ के, मतलब तीसरे प्लेस पे द अदर पर्सन शुड मार्क एस, या कोई अपने लिए गेम खेल रहा है, अपनी स्ट्रैटेजी बना के खेल रहा है, तो अगर उसने एस यहां पर माना है तो उसको दूसरा एस कब मारना चाहिए? नेक्स्ट अटेम्प्ट में, यहां जिस भी पोजीशन पे है उससे 3 पोजीशन आगे या पीछे भी हो सकता है।
अगर पीछे गैप है तो देयर शुड बी अ गैप ऑफ 3. इफ अ पर्सन मार्क्स S at a position, then he should mark another S at the position plus 3 times to his previous position or minus 3 times to his previous position. यानी कि 3 के गैप के बाद मारना चाहिए. अच्छा चलो, मार भी देता तो क्या ये जरूरी है कि ऐसी सिचुएशन अब किसके पास आएगी ऐसी सिचुएशन? अब दूसरा पॉइंट ये है कि तुमने ये तो कर दिया कि एक एस यहां लगा दिया, एक एस यहां लगा दिया. अब यहां पे जो ये दो प्लेस है, इन दो पे पहले किसकी चांस आएगी? मैंने ये सिचुएशन क्रिएट कर ली कि एस और एस वाली सिचुएशन क्रिएट कर ली. जो जिसको जिताना वो इंटेलिजेंटली खेल रहा है कि उसने पहले एस सपोज मारा किसी पोजीशन से 5 पे और फिर उसने एस मार दिया 8वीं पोजीशन पे, तो बीच में दो गैप आ गए 6 और 7. अब 6 और 7 पे पहले चांस किसकी आएगी? क्योंकि जिसकी पहली चांस आएगी वो हारेगा. अब ये कैसे डिसाइड होगा कि कैसे कब तक गेम चलेगा भाई? ये अगर मेरे समझ में आ जाए, मैं अगर ये और सोच लूं कि इन दो पोजीशन पे पहली चांस किसकी आएगी, द गेम इज ओवर. अब देखो, सुनो ध्यान से, टोटल बॉक्सेस कितने हैं? 2000 इवन नंबर है. 2000 इज इवन नंबर. जब एक ही चांस है, ए चांस है ना, जब खाली है बिल्कुल, जब ए ने एक बॉक्स भर दिया तो कितने बॉक्सेस खाली बचे? 999. ये कैसा नंबर है? ऑड. तब बी की चांस आई. बी ने मार दिया, मैंने जैसे आपको बताया था यहां पर, ये फिगर लिया था मैंने. मान लो ए ने यहां पर एस लगा दिया, तो बी क्या करेगा? बी ने मान लो अपनी मर्जी से एक नया एस क्रिएट कर लिया, कुछ सोचा उसने अपने दिमाग में कि सेकंड चांस में मुझे एस मारना 3 के गैप के बाद. उसने ऐसी सिचुएशन, ए ने बहुत स्मार्टली खेला, ए ऐसा यहां कोने में जगह नहीं छोड़ रहा है, तो हो सकता है ए ने यहां पे सेकंड प्लेस पे मारा हो, तो बी क्या करेगा? 2-3 गैप के बाद मार दिया, हो सकता है यहीं पे मार दे, तो बी अपने हिसाब से गेम खेलेगा. अब ए अपनी चांस चलेगा, मान लीजिए ए ने यहां पर एस लगा दिया या ओ लगा दिया. अगर ओ लगा देगा तो वो तो हारेगा ही हारेगा. तो बी तो इसके बगल में, ओ ए तो मारेगा नहीं क्योंकि ए भी अपनी हारने से बचना चाहेगा. तो ए ने भी क्या करा? सपोज एस यहां लगा दिया, तो बी क्या करेगा? बी तुम देख सकते हो यहां पे तो एस लगाएगा नहीं, क्योंकि अगर यहां एस लगा दिया तो ओ आ जाएगा, ए विल विन. तो बी अब क्या करेगा? दोबारा एस लगाएगा. कहां पर? 4 के गैप के बाद, या बीच में 2 छोड़ के, यानी कि इससे 3 के बाद, सो दैट दीज 2 स्क्वायर्स आर लेफ्ट एम्प्टी. अच्छा, तो मैं बात कर रहा था, अब ए ने चांस चली तो पहले इवन नंबर ऑफ बॉक्सेस थे खाली, जब बी ने चांस चली तो ऑड बॉक्सेस नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस खाली थे? 1999, जो कि ऑड नंबर है. फिर ए की चांस आएगी तो अब कितने बॉक्सेस खाली बचे? इवन. यानी कि तुम देख रहे हो, जब ए चांस चल रहा है तो इवन नंबर ऑफ बॉक्सेस खाली हैं, और जब बी चल रहा है तो ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस खाली है. तो बी जब भी ऐसी सिचुएशन बना रहा है तो ये जो बॉक्सेस है कैसे हैं? इवन इन नंबर है. यानी कि बी ऐसी सिचुएशन बनाता चला जाएगा, एस और एस वाली के बीच में 2-2 बॉक्सेस खाली रहे, इवन नंबर ऑफ बॉक्सेस खाली रहे. और जब इवन नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं, और ए की चांस भी तभी आ रही है जब इवन नंबर ऑफ बॉक्सेस खाली है, तो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन आ ही जाएगी जब ए को चांस चलनी ही पड़ेगी इस तरह के बॉक्सेस में, इस तरह के बॉक्सेस में. और जैसे ही लास्ट में ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि एस और एस के बीच में इवन नंबर ऑफ बॉक्सेस हैं 2, जब ये वाली सिचुएशन है तो ए को चांस चलनी ही पड़ेगी. जब सारे के सारे ऐसे ही बॉक्सेस बचेंगे जब एस और एस के बीच में 2-2 बॉक्सेस खाली है, इन दैट केस A has to write S or O in one of these 2 boxes, and so B will mark SOS. Hence, B will win always. बात समझ में आई? B कब जीतेगा? B तब जीतेगा जब इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट कर ले, S और बीच में 2 एम्प्टी बॉक्सेस. और B की चांस तब आती है जब ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस एम्प्टी हो, एस और एस के, जब ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस खाली हो पूरे के पूरे बॉक्स में.
तो जब भी बी की चांस आएगी उसके पास हमेशा कोई ना कोई ऐसा चांस बचेगा कि वो ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस बचेंगे, तो वो वहां पर एस लगा देगा जहां पे ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। और जैसे ही लास्ट में जब इवन नंबर ऑफ बॉक्सेस खाली बचेंगे और कहीं पे भी एक्स्ट्रा ऐसी सिचुएशन नहीं बचेगी कि वो ए वाला बच जाए, तो इस तरह के बॉक्सेस में एस या ओ लगाएगा और उसी सेम टाइम पे जैसे ही वो ओ या एस मारेगा बी एस ओ एस बना देगा। समझ में आई बात? तो सॉल्यूशन प्रॉपर वे में ये लिख दिया है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हमें करना क्या है, कि हमें एस डबल डैश एस वाली सिचुएशन बनानी है। इस तरह के लिए इसने वर्ड यूज करा है स्क्वायर इज बैड, एम्प्टी स्क्वायर को इसने बैड बोला है इस तरह की सिचुएशन को जब दो खाली स्क्वायर बच जाए, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। ये देख लेना कि कॉल एन एम्प्टी स्क्वायर बैड इफ प्लेइंग इन दैट स्क्वायर विल लेट द अदर फॉर्म। ऑब्वियस सी बात है, उसने उस चीज कंडीशन को बैड बोला जब जिस समय दूसरा व्यक्ति जीत जाए, एसओएस बन जाए। तो वी कैन क्लेम दैट एन एम्प्टी स्क्वायर इज बैड इफ एंड ओनली इफ इट इज अ ब्लॉक ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द फॉर्म एस डबल डैश एस, ठीक है। तो विनिंग स्ट्रैटेजी मैंने तुम्हें बताई दी कि क्या करनी है, कि उसको एस डबल डैश एस वाली साइड बनानी है। और क्योंकि जब ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे खाली तब बी की चांस आएंगी, और लास्ट में ऐसी सिचुएशन जब बचेगी कि सारे बॉक्सेस भर जाएंगे और ऑड नंबर ऑफ बॉक्सेस बच जाएंगे, तो एक जगह बी अपना मार्क कर लेगा, है ना, ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर्स। सो एंड यहां पर ऑड नंबर ऑफ स्क्वायर्स वुड बी एम्प्टी, of which an even number would be bad, hence there will always be at least one square that is not bad on B's turn। एक स्क्वायर ऐसा बचेगा जब B की चांस होगी कि वो बैड नहीं होगा, और उसी सिचुएशन में जब B अपनी चाल चल लेगा तो इवन बॉक्सेस बचेंगे और उनके बीच में हमेशा दो बैड स्क्वायर आएंगे ही आएंगे, हर दो के बीच में या हर चार के ग्रुप में, और उस केस में B जीतेगा ही जीतेगा, ठीक है। तो बढ़िया प्रॉब्लम था ये भी, पैरिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है ना, ऑड इवन पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि मैं डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स लूंगा, मैंने कॉन्ग्रुएंस की भी ली, पैरिटी की भी ली और भी ली, है ना। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, इससे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर इस तरह की सिचुएशंस आपको डील या क्वेश्चंस कहीं पर आ जाए तो आपको सोचने का एक नजरिया मिल गया, एक सोचने का थॉट प्रोसेस मिल गया, राइट। तो आई होप आई वुड हैव एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू टुडे थ्रू दिस लेक्चर। तो अब हम मिलेंगे बाद में किसी और टॉपिक के साथ। अंटिल देन, गुड बाय।